दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हिंदुस्तान का विभाजन क्यों हुआ, उसका कारण क्या है। व्हाट आर द कॉजेज फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, व्हाट आर द कॉजेज फॉर द पार्टीशन ऑफ, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो कारण है वो है 1857 का रिवोल्ट। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, वो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप जानते होंगे कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, जिसको कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मुसलमानों की हिस्सेदारी थी। उन्होंने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था, हिंदुओं ने भी किया था। हिंदू और मुसलमान जो भारतीय फौज थे उन्होंने भी हिस्सा लिया और बसता शुरुआत भी वहीं से हुई। ठीक है, पहले मेरठ में हुआ, उसके पहले मार्च के महीने में बैरकपुर में हुआ था, और आपको सबको मालूम है इसके बारे में। मंगल पांडे ने विद्रोह किया था बैरकपुर में, बंगाल में। उसके बाद में मेरठ में विद्रोह हुआ मई के महीने में, और उसके बाद से उन्होंने जो मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर, वो लाल किले में आए और उनको जो है ना पूरे हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया। ठीक है, तो 1857 के रिवोल्ट का परिणाम क्या हुआ? तो परिणाम ये हुआ कि बाद में हम देखते हैं कि वो पूरी तरह से फेल हो गया, और इसका जो सबसे बड़ा दूरगामी प्रभाव ये हुआ कि अंग्रेजों ने देखा कि सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसने किया है, तो उन्हें पता लगा कि मुसलमानों ने किया, और उसमें भी अवध के मुसलमानों ने, खास करके तालुकदार, जिसको जमींदार कहते हैं, तालुकदार। और आपको पता होना चाहिए कि 1856 में जब अवध का एनेक्सेशन या मिलान ब्रिटिश इंडिया के साथ में कर दिया गया था ऑन द चार्ज ऑफ कुशासन, कुशासन के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था कि अवध को मिला लिया था ब्रिटिश भारत में। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं चल सकता था, क्योंकि वहाँ का जो नवाब था उसके 8-10 बच्चे थे। तो उन्होंने वहाँ दूसरे जगह तो ये फार्मूला लगाया कि जिसके बच्चे नहीं हैं वो अगर गोद लेते हैं तो हम उसको मान्यता प्रदान नहीं करते हैं, और इस तरह से उन्होंने 10-12 प्रिंसली स्टेट को, नेस्टिव स्टेट को ब्रिटिश भारत में मिला लिया, जिसमें कि एक झांसी का राज्य भी था। ठीक है, लेकिन अवध को जो मिलाया उसका जो चार्ज लगाया, उन्होंने कहा कि यहाँ पर कुशासन चल रहा है, गवर्नमेंट में कोई व्यवस्था नहीं है। तो दोस्तों, और इसके बाद में उन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया कि तालुकदार और या जमींदार जो थे नवाब के नीचे, उनके सारे जमीन जो है ना छीन करके किसानों को दे दिया। लेकिन 1857 के विद्रोह का जब उन्होंने एनालिसिस किया, अंग्रेजों के द्वारा जब एनालिसिस किया गया, तो उन्होंने क्या पाया? उन्होंने ये पाया कि किसान जो है ना बसता वो तालुकदार को अपना नेता मानते हैं, लीडर मानते हैं, और जमीन बंटवारा करने के बावजूद भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। वहाँ के किसानों ने तालुकदार या जमींदारों से कंधे मिलाकर के अंग्रेज सरकार के खिलाफ या ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ में विद्रोह किया, और बड़े पैमाने पर किया। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि सबसे पहले अब जो 1858 का एक्ट आया, और उसके बाद में ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने अपने हाथ में ब्रिटिश भारत की सत्ता हाथ में ले लिया, जिसको आप क्राउन भी कह सकते हैं। तो उन्होंने मुसलमानों को दबाना शुरू किया। उन्होंने पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव की नीति अख्तियार किया। और यह भेदभाव की नीति क्या था कि चूंकि मुसलमान 1857 के लड़ाई में बढ़ चढ़ करके भाग लिया था अंग्रेजों के खिलाफ में, तो इसलिए इनको दबाव, और इसके कारण से उन्होंने बहुत सारे जो तालुकदार थे, जमींदार थे, मुसलमान या नवाब, उनके सारे जमीन उन्होंने हड़प लिए। ठीक है, पहला। दूसरा, उन्होंने अब डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी अपनाया। डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी क्या, ये बाद में आया। सबसे पहले करीब 15-20 साल तक, 25 साल तक
अंग्रेजों ने मुसलमानों को दबाना शुरू किया और सरकारी नौकरियों में या अन्य सुविधाओं में हिंदुओं को बढ़ाना शुरू किया। तो इसका रिजल्ट क्या आया? इसका रिजल्ट यह आया कि मुसलमान पिछड़ते गए, बैकवर्ड होते गए। वो ट्रेड में भी बैकवर्ड हो गए, जमीन उनकी छीनी गई, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी उनका जो योगदान था बहुत कम होते गया, ठीक है। और जो अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा है, कुछ उनकी भी अपनी कमियां थी, क्योंकि वो जिस तरह से हिंदुओं ने अंग्रेजी शिक्षा में पढ़ने लिखने का जो उन्होंने जो रुझान शुरू किया था, उस तरह से मुसलमानों में नहीं हुआ। तो इसका वो मदरसा और पुराने पद्धति से पढ़ते लिखते रहे और अंग्रेजी हुकूमत में ऐसे पढ़ने लिखने वालों को नौकरी नहीं दी जाती थी, ठीक है। तो क्लियर ये हो गया कि मुसलमान धीरे धीरे पिछड़ गए। और इसी कारण से सर सैयद अहमद खान, ये पहले ब्रिटिश राज में ये डिस्ट्रिक्ट जज हुआ करते थे, ठीक है। रिटायरमेंट के बाद में इन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी शुरू किया, ठीक है। और अंग्रेजी शिक्षा या आधुनिक शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया कि मुसलमानों को भी कंधे से कंधे मिला के काम करना चाहिए। और यहां तक तो ठीक है, लेकिन जब कांग्रेस का निर्माण 1885 में हुआ तो उन्होंने कहा सर सैयद अहमद खान की, जो ये हिंदुओं की पार्टी है और इसमें अधिकांश लोग हिंदू हैं, इसीलिए मुसलमान उसमें नहीं जाएं। हालांकि बहुत सारे मुसलमान गए। और आपको पता होना चाहिए कि 1887 में जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना, उसका नाम क्या था? बदरुद्दीन तायब जी। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम टू हेड द कांग्रेस पार्टी 1887 में। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, बदरुद्दीन तायब जी, ठीक है। पहला तो अध्यक्ष आपको पता है कि उमेश चंद्र बनर्जी हुए थे, ठीक है। और तीसरा जो अध्यक्ष, क्योंकि कांग्रेस का हर साल अधिवेशन होता था और उसमें नया अध्यक्ष चुना जाता था, ठीक है। तो उसमें जो तीसरा जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट हुआ था और वो पहला मुस्लिम था, उसका नाम था बदरुद्दीन तायब जी। तो कहने का अर्थ है कि सर सैयद अहमद खान के अपील के बावजूद भी मुसलमान नहीं रुके और मुसलमानों ने भी बढ़ चढ़ करके कांग्रेस के अधिवेशन में, उसके कार्यक्रम में भाग लेते रहे, ठीक है। दूसरा कारण क्या था? डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। इसका मतलब क्या होता है? लगभग 1900 ईस्वी तक अंग्रेज सरकार ने हिंदुओं को प्रोत्साहन दिया, मुसलमानों को दबाते रहे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हिंदू बहुत आगे बढ़ गए हैं और वो विभिन्न प्रकार के डिमांड करने लगे हैं, अब उनका जो एजेंडा है वो केवल प्रेयर पिटीशन इतना ही तक सीमित नहीं है, जो कि मॉडरेट कांग्रेस का होता था, और बाल गंगाधर तिलक का उदय हो चुका है, जो कांग्रेस जो सरकारी व्यवस्था में अधिक से अधिक भारतीय की हिस्सेदारी चाह रहा था, विभिन्न प्रकार के आर्थिक और अन्य सुविधाओं की मांग कर रहा था। और दादा भाई नौरोजी ने पूरी तरह से अंग्रेज सरकार के जो मोरल फाउंडेशन था, नैतिक जो उनका आधार था, उसको तोड़ दिया था। और उसमें लिखा था ड्रेन थ्योरी। ये किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं। ये पारसी थे, ठीक है। और इन्होंने इकोनॉमिक इतिहास, भारत का जो आर्थिक इतिहास है वो लिखा था। और उन्होंने ड्रेन थ्योरी के माध्यम से सिद्ध किया था कि किस तरह से अंग्रेज हमारे देश को लूट रहे हैं, इसको खोखला बना रहे हैं। और मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बताया था, ठीक है। ये आप वीडियो देखें, पॉलिटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1757 टू 1857, और उसके बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट का पॉलिटी 1858 से लेकर के 1947 तक। तो उसमें हमने आपको बताया था कि एक अमेरिकन इतिहासकार जो है, बाद में इसको सिद्ध किया कि अंग्रेज जो है पूरे 200 वर्षों के शासनकाल में 44 ट्रिलियन
डॉलर, अमेरिकन डॉलर, ठीक है, इतना ले गए। अब क्या आपको पता है कि अभी ब्रिटेन का जो जीडीपी है वो मात्र सवा दो ट्रिलियन है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पैसा हिंदुस्तान से वो ले गया। और इस तरह से जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय तक 94% लोग भूखमरी के शिकार हो गया था। 2 जून खाना उनको नहीं मिलता था, ठीक है। तो उसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि अंग्रेज ने देखा कि हिंदू तो बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं और वो इंटेलेक्चुअली भी सुपीरियर हैं। आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का पहला हिंदुस्तानी जो मेंबर बना वो कौन था? दादा भाई नौरोजी। ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ठीक है। 1906 में ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने। पैचअप फार्मूला के तहत में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच में जो लड़ाई हुआ था, झगड़े फसाद हुए थे पावर शेयरिंग को लेकर के, तो दादा भाई नौरोजी, बिकॉज ही वॉज कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया? सन 1900 के बाद से अंग्रेजों ने मुसलमानों को प्रोत्साहित देना शुरू किया और इसीलिए उन्होंने ढाका के नवाब को प्रोपअप किया, उनको समर्थन दिया कि आप भी जो है ना इस प्रकार की, जिस तरह से कांग्रेस है उसी तरह से मुसलमानों के हित की रक्षा के वास्ते एक पार्टी बनाइए। ये पूरा कांग्रेस पूरा जो है ना अंग्रेज की चाल थी ताकि कांग्रेस को कॉन्ट्रैक्ट किया जा सके। और इसीलिए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ। दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? इसका सबसे पहला जो अध्यक्ष था वो कौन था? सलीमुल्लाह, नवाब ऑफ ढाका, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की स्थापना किया। मुस्लिम लीग आगामी 20-22 साल तक बहुत बड़ा पार्टी नहीं था, मुश्किल से 10,000 सदस्य भी इसके नहीं थे, ये मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन मुस्लिम हितों की रक्षा करने वास्ते मुस्लिम लीग नामक संस्था या पॉलिटिकल पार्टी बनाया गया। और अंग्रेज भी बहुत उदार थे, उन्होंने तुरंत 1909 के एक्ट में, आपको मैंने बताया है, उन्होंने पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किया है, व्हाट इज कॉल्ड सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन पद्धति को अपनाया और जिसके तहत में उन्होंने टेरिटोरियल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी था उसको ना मान करके मुस्लिम जहां जहां थे उनको एक ग्रुपिंग बना करके, आप समझ रहे हैं मैं पृथक निर्वाचन मंडल का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आज इंदौर में कोई एमपी चुना जाता तो उसका एक एरिया है फिक्स कि इंदौर जिला का कुल जो है उन्होंने एक बनाया हुआ है कि 10 लाख अगर वोटर है तो वहां पर एक एमपी चुना जाएगा। और अभी हमारे देश में 1971 के जनगणना के हिसाब से डिमार्केशन हुआ है पूरे देश में। अभी 1921 में जब जनगणना होगा तो उसके बाद में फिर इसका परीक्षण किया जाएगा। अब जो सेपरेट इलेक्टोरेट, जो पृथक निर्वाचन मंडल जो था, उसका मतलब क्या था कि एक बहुत बड़ा एरिया, उसमें भोपाल के भी मुसलमान हो सकते हैं, इंदौर के भी हो सकते हैं, खंडवा के भी हो सकते हैं। अगर 10 लाख वोटर बन जाते हैं, ठीक है, उस समय का जो पैमाना होगा उस हिसाब से बन जाते हैं, तो वहां पर एक निर्वाचक मंडल हुआ जिसमें केवल मुसलमान के प्रतिनिधि ही चुने जा सकते हैं। अगर कांग्रेस भी अगर कोई कैंडिडेट खड़ा करेगी तो किसी हिंदू को खड़ा नहीं कर सकता, और अगर मुस्लिम लीग खड़ा करे तो मुसलमान को खड़ा करेगी। तो इस तरह से, या हिंदू महासभा अगर उसमें बहुत मजबूत पार्टी थी तो कोई भी पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी, तो उसको इस निर्वाचन मंडल में केवल मुसलमान को ही इलेक्शन में लड़ाया जा सकता है। जैसे कि अभी आप देखते हैं कि रिजर्व सीट जो होता है, तो आप देखें झाबुआ रतलाम जो है वो शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित है। तो वहां पर आप क्या देखते हैं कि केवल और केवल शेड्यूल ट्राइब एंड एसटी कैंडिडेट ही खड़े किए जा सकते हैं। अगर बीजेपी खड़ा करेगी तो भी उसको एसटी ही खड़ा करना पड़ेगा, और कोई भी दूसरी पार्टी कांग्रेस या अन्य अगर खड़ा करेगी तो उसको भी एसटी का ही कैंडिडेट खड़ा करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है कि अभी जो रिजर्व जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है और ये सेपरेट इलेक्टेड है, दोनों में अंतर है। और वो अंतर क्या है कि अभी जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी वो भी एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी है। वक्त के साथ में वो उसको जनरल कैटेगरी भी बनाया जा सकता है, ठीक है, कुछ दिनों के बाद। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, विद द प्रेसिडेंट का प्रोक्लामेशन के आधार पर, ठीक है।
लेकिन यहां क्या है कि यहां पर टेरिटोरियल जो कॉन्स्टिट्यूंसी का जो कंसेप्ट था उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अब क्या किया गया, ग्रुपिंग बनाया गया, ठीक है। और इसके तहत में अंग्रेजों ने क्या किया, मुसलमानों के लिए सेपरेट मतलब पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किया। यह क्या था, यह मुसलमानों को खुश करने के लिए व्यवस्था था, ताकि जो हिंदू जो नेशनलिज्म जो राष्ट्रवाद जो हिंदुस्तान में जो बढ़ रहा है उस राष्ट्रवाद को तोड़फोड़ करने के लिए सेपरेट इलेक्टेड मतलब पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी, जिसमें मुसलमानों को इसका अधिकार दिया गया था। दोस्तों इसी को एक्सटेंशन करके 1919 के एक्ट में अब क्या किया गया, उन्होंने सिख को भी निर्वाचक मंडल बना दिया पृथक, और इसके अलावा यूरोपियन क्रिश्चियंस एंड सिख्स अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम को पहले ही दे चुके थे वो, तो इन लोगों को भी 1919 के एक्ट में हम क्या देखते हैं, पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। और उसके बाद में अंग्रेज के प्रधानमंत्री जो थे उस समय में मैकडोनल्ड 1932 में उन्होंने कॉमनवेल्थ अवार्ड घोषित किया, और इसके तहत में उन्होंने कहा कि जब 1935 का जो एक्ट होगा जो बन रहा था प्रक्रिया में था, तो हम जो है ना शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को भी जो है सेपरेट इलेक्टेड देंगे। और इसके सबसे बड़े झंडा बरदार कौन था, B.R. अम्बेडकर, जो उस समय में डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन का अध्यक्ष हुआ करता था, जो बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए। तो वो हमेशा एंटी कांग्रेस रहे बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ दिस कंट्री, ठीक है। उनका एक अपना संगठन था, डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन नामक संस्था थी, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुसलमानों को आपने सेपरेट इलेक्टेड दिया है, सिख को दिया है, यूरोपियन को दिया है, क्रिश्चियंस को दिया है, उसी तरह से दलित जो है उसको भी आप दीजिए। और मैकडोनल्ड मान भी गया था, लेकिन उसके तहत उसी के खिलाफत जो गांधी जी ने 1932 में, जो उस समय में इरावदा जेल कहाँ, पूना में जो जेल में बंद थे, उन्होंने फास्ट अनटू डेथ माने आमरण अनशन जिसको हिंदी में कहते हैं किया, और फिर डॉक्टर अंबेडकर उनके पास गए, उन्होंने समझौता किया, और इसके कारण से 1932 का एक्ट 1932 का पैक्ट, जिसको कि पूना पैक्ट भी कहते हैं, पूना पैक्ट, और इसके तहत में कांग्रेस ने मंजूर किया कि सेपरेट इलेक्टेड न दे करके हम उनके लिए रिजर्वेशन की पॉलिसी अपनाएंगे, जो बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो ये रिजर्वेशन का पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अख्तियार किया, ठीक है। तो दूसरा हमने क्या पॉइंट बताया, डिवाइड एंड रूल। तीसरा, दोस्तों आप जानते हैं कि मुसलमान जो है ना हिंदुस्तान पर अंग्रेजों के आने के पहले लगभग 600 से 800 वर्षों तक, अगर सिंध का भी आप जोड़ लें तो 800 वर्षों तक शासन किया था। तो ये पुराने किस्म ख्यालात के लोग थे, इनमें अधिकांश लोग जागीरदार, जमींदार, तालुकदार हुआ करते थे, नवाब हुआ करते थे, ठीक है, पुरानपंथी विचारधारा के लोग थे। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब हिंदुस्तान में नया माना अंग्रेजों का हुकूमत आया तो वे अपने आप को अनईजी फील कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। वही लोग नौकरी पा सकते थे जो अंग्रेजी शिक्षा में पढ़े हों, तो वो सब पिछड़ गए वो, ठीक है। और शुरुआती दौर में जो मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों का जो पॉलिसी था वो था मुसलमानों को दबाने का। तो इस कारण से ये सब सारे फैक्टर मिलकर क्या काम किया कि एक्सट्रीम बैकवर्डनेस अमंग मुस्लिम्स, तो मुसलमानों में बहुत ज़्यादा पिछड़ापन हो गया। 1912-13 तक मुसलमानों में बहुत ज़्यादा पिछड़ापन था, हिंदू बहुत आगे निकल चुके थे। तो अब उनमें सबसे ज़्यादा जो है भय सताया कि जो कौम हिंदुस्तान पर 800 वर्षों तक शासन किया, वो अगर आज़ाद भारत होगा तो उसमें तो मेजॉरिटी हिंदुओं का होगा, तो हमें तो शासन करने का मिलेगा नहीं। तो इसीलिए वो एक स्केयर्ड कम्युनिटी हो गया, ठीक है। और सबसे ज़्यादा वहाँ पर स्केयर्ड हुआ या डर गया जहाँ पर कि मुसलमान अल्पसंख्यक थे। आपको पता होना चाहिए कि अविभाजित भारत में 4-5 स्टेट ऐसे थे जहाँ पर कि मुस्लिम मेजॉरिटी था, जैसे कि पंजाब, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सिंध, बलूचिस्तान, ठीक है, जैसे बंगाल, ठीक है। ये जो प्रांत थे उसमें
भले ही ज़्यादा नहीं थे, 50 to 55% या 60% होंगे, 40% हिंदू भी था, ठीक है, लेकिन वहाँ पर मुस्लिम लीग की कोई भी दाल नहीं गली। लेकिन जहाँ पर मुसलमान कमज़ोर थे, माने न्यूमेरिकली कमज़ोर थे, जैसे यूपी, बिहार, वहाँ पर माइनॉरिटी में थे, तो वहाँ पर मुस्लिम लीग के बड़े बड़े समर्थक लोग वहाँ मौजूद थे, ठीक है। ये बात अलग है कि आज़ाद जब देश हुआ और अविभाजित जब भारत जब विखंडित हो गया, तो इन यूपी और बिहार के मुसलमानों को कुछ नहीं मिला, क्योंकि ये तो एरिया हिंदुस्तान में रह गया। तो ये जो सबसे बड़ा झंडा बरदार था, वो कौन थे? उन राज्यों में जहाँ पर कि मुसलमान अल्पसंख्यक थे। और वो क्यों थे मुस्लिम लीग के समर्थक? क्योंकि उसमें डर बैठ गया था कि अगर देश आज़ाद होगा तो उस स्थिति में हम जो है उनके हिंदुओं के माथत हमें काम करना होगा, ठीक है दोस्तों। एक है चौथा पॉइंट, राइज ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, उग्र राष्ट्रवाद की उत्पत्ति। अब आप देखेंगे कि जब कांग्रेस का जो सेकंड फेज जो शुरू होता है, पहला फेज तो 1885 से लेकर 1905 का है, और सेकंड फेज क्या है 1905 से लेकर के 1920 तक। हमारा वीडियो बना हुआ, आप उसको देखिए, ठीक है। तो ये 1905 से लेकर के 1920 तक का फेज, बिफोर द राइज ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। ये पीरियड क्या है? उग्र राष्ट्रवाद का पीरियड है। अब इस दोस्तों इसमें जो है बहुत सारे क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरी वगैरह भी पैदा हुए, और साथ साथ कांग्रेस के में भी एक एक्सट्रीमिज्म डेवलपमेंट हुआ, उग्रवाद का उत्पन्न हुआ, जो चाहते थे कि अंग्रेज सरकार हिंदुस्तानियों को अधिक से अधिक हिस्सेदारी प्रदान करे। तो दोस्तों मिलिटेंट नेशनलिज्म क्या हुआ? इसमें जो है जैसे कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा सांप्रदायिक जो एलिमेंट था उस पर हवा देना शुरू किया, जैसे कि गोवध को रोकना, वंदे मातरम गाना, गंगा में जाके नहाना, डुबकी मारना, जय महादेव, जय काली, इसका उद्घोष करना। ये सारे चीज जो थे वो किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं थे। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव मनाना चालू किया जोर शोर से। तो ये सारे जितने भी आप देखेंगे जो प्रतीकात्मक जो चिन्ह थे वो सारे अंग्रेज सरकार के खिलाफ थे, वो किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं थे। लेकिन मुसलमानों का जो एक बड़ा तबका था उनको लगता था कि ये सारे जो उद्घोष जो कर रहे हैं वो मुसलमान के खिलाफ में भी है। तो इससे क्या हुआ कि मुसलमान धीरे धीरे छिटकते गए और वो कांग्रेस से अलग दूरी बनाने लगे कि नहीं ये जो है वो हिंदुओं की पार्टी है। बस्तः कांग्रेस सभी की पार्टी थी, किसी हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख सबकी पार्टी थी। लेकिन उनमें एक दिमाग में बात आई कि नहीं, कांग्रेस अब धीरे धीरे जो है वो हिंदुओं की पार्टी बनती जा रही है। तो राइज ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म जो है, जो उदय हुआ 1905 में, और 1905 में क्यों उदय हुआ? बिकॉज ऑफ द डिवीजन ऑफ बंगाल। आपको पता होना चाहिए डिवीजन ऑफ बंगाल कब हुआ, किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया। और इसका मतलब क्या, डिवीजन ऑफ बंगाल मतलब क्या होता है? उन्होंने क्या किया कि ईस्ट बंगाल और असम को एक तरफ रखा और पश्चिमी बंगाल जो अभी देख रहे हैं और बिहार और उड़ीसा उसको एक ग्रुपिंग में रखा। तो वहाँ क्या हो गया कि ईस्ट बंगाल और असम दोनों मिलाकर के वहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट बन गया वो, ठीक है। हिंदुओं की संख्या 40% रह गई, ठीक है। और इधर जो दूसरा जो बंगाल था, पश्चिमी बंगाल, जिसमें कि उड़ीसा और बिहार दोनों जुड़ा रहा, तो वहाँ पर बंगालियों का जो परसेंटेज था वो कितना हो गया? मात्र 18%। दो बंगाल हो गए ना। आप समझने की कोशिश करिए। अब ये ऐसा क्यों किया उन्होंने? वो बंगाली जो हिंदुस्तानी जो नेशनलिज्म थी उसका जो एक सब डिवीजन था वो था बंगाली नेशनलिज्म, और बंगाली जो राष्ट्रवाद था वो हिंदुस्तान में उस समय बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ रहा था। उस राष्ट्रवाद को तोड़ने के लिए लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, जो उस समय में वाइसराय था, उसने क्या किया? बंगाल को दो भाग में डिवाइड किया। और मुस्लिम लीग ने इसको बहुत बड़े जोर शोर से उसको समर्थन दिया। ये भी याद रखने की चीज है। और उन्होंने कहा कि चलो हिंदुस्तान में कम से कम एक तो स्टेट हुआ,
जहां पर कि मुसलमान मेजोरिटी स्टेट बन गया है, और वो स्टेट कौन था? ईस्ट बंगाल का। और इसका दूसरा जो माइनस पहलू था वो क्या था? जो बंगाली हिंदू थे वो अपने स्टेट में ही माइनॉरिटी बन के रह गए, बिकॉज उड़ीसा, बिहार और वेस्ट बंगाल का जो ग्रुपिंग था, जो स्टेट था वेस्ट पश्चिमी बंगाल का, उसमें बंगाली हिंदू की संख्या कितनी थी? 18%। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अंग्रेजों ने बंगाली हिंदुओं के साथ में भेदभाव किया था। तो दोस्तों बाद में इसको बंग विभाजन को उसको रद्द करना पड़ा। वो कब किया गया था? 1911 में। ठीक है, ठीक है। और उसमें क्या किया गया था? ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल दोनों को एक प्रांत बनाया गया, बिहार को अलग कर दिया गया, उड़ीसा को, बिहार और उड़ीसा को एक साथ ही रखा गया था। उड़ीसा बाद में अलग हुआ है, ठीक है, 1936 में। ठीक है, और आसाम को अलग कर दिया गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? दोस्तों राइज ऑफ, अगला पॉइंट क्या होगा? राइज ऑफ हिंदू कम्युनलिज्म, हिंदू संप्रदायवाद की उत्पत्ति। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि 1915 में, जो मैंने क्वेश्चन भी आपको दिया था, 1915 में हिंदू महासभा का गठन हुआ, ठीक है, और उसके बाद में 1925 में आरएसएस का गठन हुआ। तो दोस्तों इसका परिणाम क्या हुआ? अब एक तरफ देखिए, एक तरफ मुस्लिम कम्युनल पार्टी है, मुस्लिम लीग, जो केवल मुस्लिम हित की बात करती है। दूसरी तरफ पार्टी कौन सी है? हिंदू महासभा। और आरएसएस तो एक सामाजिक संगठन था, लेकिन उसका पूरा सपोर्ट हिंदू महासभा को था। ठीक है, अभी जिस तरह से बीजेपी है उसको पूरा समर्थन कौन दे रहा है? आरएसएस दे रहा है। यही हिंदू महासभा बाद में जनसंघ, क्योंकि जब गांधी जी की हत्या हो गई 1948 में, तो हिंदू महासभा पूरी तरह से डिस्क्रेडिटेड पार्टी हो गया, कोई उसको वोट देने के लिए तैयार नहीं था। तो फिर 1951 में जनसंघ की स्थापना आरएसएस की मदद से किया गया, जिसके पहले अध्यक्ष थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जो राष्ट्रीय जो गवर्नमेंट बना था उसमें वो उद्योग मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनको राष्ट्रीय उद्योग मंत्री बनाया था। ठीक है, याद रखने की चीज है, हिंदू महासभा के वो बंगाल के सबसे बड़े लीडर थे। ठीक है, अब दोस्तों ये दोनों पार्टियां क्या करती थी? कम्युनल पार्टी, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, ये दोनों में गठजोड़ करती थी। जैसे बंगाल में उन्होंने गठजोड़ किया, सरकार भी बना ली थी। कांग्रेस को साइडलाइन करते थे और अंग्रेजों के खिलाफ में एक लाइन नहीं बोलते थे। यह ध्यान में रखने वाली बात है। अंग्रेज के ये कभी जेल नहीं गए, ना मुस्लिम लीग के लोग कभी जेल में गए और ना हिंदू महासभा के लोग जेल में गए। भाई जब आप अंग्रेज के खिलाफ अगर बोलोगे ही नहीं तो जेल में जैसे जाओगे कैसे? जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 9.5 साल तक जेल में रहे आज़ादी में, 1920 से लेकर के 1947 के बीच में, अगर पूरा आपका काउंटिंग करेंगे। उसी तरह से गांधी जी भी जेल में गए, 6-7 साल रहे। पटेल भी जेल में गए, 5-6 साल वो भी जेल में रहे। राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी और जितने भी तमाम कांग्रेस के नेता हैं सब जेल में गए। कोई 5 साल, कोई 7 साल, कोई 8 साल, कोई 10 साल, अपने जवानी के दिन बर्बाद किए। ठीक है, लेकिन ये जो कम्युनल पार्टियां थी ये कभी भी जेल नहीं गए, ना इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफत कभी किया, केवल ये कांग्रेस के विरोध करते थे। ठीक है, तो इससे क्या हो गया? माहौल जो है वो सरचार्ज हो गया, हिंदू वर्सेस मुस्लिम। मेरा टॉपिक आज है व्हाट आर द कॉजेज फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, सो आई विल ओनली रिस्ट्रिक्ट विद दिस पोजीशन। ठीक है, और अगर प्रसिद्ध इतिहासकार इरफान हबीब की माने, इरफान हबीब मेडिवल इंडिया में इन्होंने बहुत काम किया हुआ है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, अभी भी जिंदा हैं। इनका मानना है कि टू नेशन थ्योरी बेसिकली वीर सावरकर ने 1938 में दिया था। वीर सावरकर ने बेसिकली, इरफान हबीब का कहना है कि 1938 में वीर सावरकर ने सबसे पहले टू नेशन थ्योरी दिया था। उनका कहना था कि हिंदू जो है अपने आप में एक राष्ट्र है, मुसलमानों से उनकी कोई पटरी नहीं बैठ सकती है, क्योंकि खान पान, रहन सहन, इतिहास, कल्चर, सारे चीज हिंदुओं के मुसलमानों से अलग हैं, अलहदा हैं, डिफरेंट हैं। ठीक है, और जो 1940 में जो जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने जो पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था, उसमें जो उसने टू नेशन थ्योरी कहा था, वो बेसिकली इसके जनक वीर सावरकर था। दैट इज इट वाज, ये इनका
इरफान हबीब का कंटेंशन है। मैं नहीं जानता कि उसमें कितनी ज़्यादा सच्चाई है, लेकिन उनका ये कहना है। ठीक है, तो 1940 में क्या हुआ दोस्तों? 1940 में पाकिस्तान रिजोल्यूशन लाहौर में पास हुआ। लाहौर में, ये इंपॉर्टेंट डेट है, उसको नोट करिए आप, पाकिस्तान रिजोल्यूशन। और इसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने क्लियर किया कि हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र हैं, टू नेशंस हैं, उनके खान पान अलग है। वही वीर सावरकर वाला फार्मूला, उनके खान पान अलग हैं, उनके ऐतिहासिक पुरुष अलग हैं, उनके रहन सहन अलग हैं, उनके बौद्धिक स्तर अलग अलग हैं, उनके भाषा अलग हैं। तो इसीलिए दोनों एक दूसरे के साथ में नहीं रह सकते। अगर साथ में रहेंगे तो मारकाट होगा, खून खराबा होगा, और हिंदुस्तान के भविष्य के लिए वो ठीक नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान बनाया जाए जहां पर कि मुसलमान मेजॉरिटी में है, जब बहुमत में है, जैसे कि पश्चिम में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, जिसको कि आजकल खैबर पख्तूनवा कहते हैं, खैबर पख्तूनवा, जहां से वो आता है, इमरान खान नियाजी आता है। इमरान खान का टाइटल क्या है मालूम है आप लोगों को? नियाजी। लेकिन वो चिढ़ता है अगर नियाजी को हो गए तो। क्यों चिढ़ता है बताइए, कोई बता सकता है? जब भी विरोधी दल के नेता, खास करके वहां पर जो मुस्लिम लीग एन है, वो जब भाषण करते हैं तो इमरान खान को नियाजी बोलते हैं, और टाइटल भी नियाजी है, लेकिन चिढ़ते हैं। क्यों चिढ़ते हैं बताइए? क्योंकि 1971 में जो बांग्लादेश का जो युद्ध हुआ था, उसमें पाकिस्तान का जो सेनापति था वो कौन था? नियाजी। और उसके जो है ना लगभग 93,000 पाकिस्तानी फोर्स सरेंडर किया था बांग्लादेश में, समझे? तो पाकिस्तान को ये बहुत ज़्यादा शर्म की बात लगती है, और इसीलिए नियाजी से बहुत चिढ़ते हैं इस टाइटल से। और संजोग की बात ऐसी है कि इमरान खान का रिलेशन में पड़ता था नियाजी। ठीक है दोस्तों, 1934 में जिन्ना को, मोहम्मद अली जिन्ना को लाइफ टाइम प्रेसिडेंट बना दिया मुस्लिम लीग का। यह ध्यान में रखने की बात है। जिन्ना 1920 तक कांग्रेस में रहे। लखनऊ पैक्ट जो किया गया था उसमें उनको हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर घोषित किया गया था। ये शुरुआती समय में वो कांग्रेस के बहुत जबरदस्त समर्थक थे और मॉडरेट ग्रुप से आते थे। गोपाल कृष्ण गोखले के शागिर्द हुआ करते थे। ठीक है, और बॉम्बे में बहुत ही रोरिंग प्रैक्टिस करते थे, वकालत उनका बहुत जबरदस्त चलता था। तिलक को जो जेल में बंद किया गया था, मांडले जेल में उनको भेजा गया था, उसमें भी उन्होंने जबरदस्त जो है तिलक के तरफ से वकालत किया था। ठीक है, लेकिन जब गांधी का राइज हुआ तो उसके बाद में उन्होंने 1920 में कांग्रेस को छोड़ दिया। ठीक है, और बहुत साइडलाइन हो गए वो। कुछ दिनों के लिए तो वो लंदन चले गए, वहाँ प्रैक्टिस भी करने लगे, फिर वहाँ पर काफ़ी पैसा उन्होंने कमाया। उसके बाद फिर वापस आए। लियाकत अली खान जो पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री बना, यूपी का रहने वाला था, और जो इंटरिम गवर्नमेंट बना था वो उसमें फाइनेंस मिनिस्टर था, ये याद रखने की चीज़ है। तो वो जिन्ना का सबसे बड़ा शागिर्द था। उन्होंने ही जिन्ना को बुलाया और बोला कि मुस्लिम लीग की हालत खस्ता है, आप आइए और बागडोर संभालिए। तो वो 1934 में उन्होंने मुस्लिम लीग का बागडोर संभाला और लाइफ टाइम प्रेसिडेंट अपने आप को घोषित करा लिया। जिस तरह से अभी शी जिनपिंग ने रूस के राष्ट्रपति ने किया है कि लाइफ टाइम के लिए अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित करवा लिया है। ठीक है, तो मुस्लिम लीग में कोई उसके बाद से कोई चुनाव नहीं हुआ। कांग्रेस में तो चुनाव होता रहा, आजादी तक चुनाव, हर साल कांग्रेस में प्रेसिडेंट बदलते गए हैं। ठीक है, लेकिन मुस्लिम लीग में कोई चुनाव नहीं हुआ। जिन्ना के सरपरस्ती में ही मुस्लिम लीग ने पार्टीशन का एजेंडा तैयार किया। दोस्तों, 1937 में जो चुनाव हुआ 1937,
ये चुनाव क्यों हुआ? क्योंकि 1935 एक्ट के तहत में प्रावधान था और इसमें 11% लोगों को 11% ऑफ द पीपुल वेयर वोटर्स। ये वोटर्स किस आधार पर तय किए गए थे? जो मालगुजारी देते थे, जिनका जो प्रॉपर्टी टैक्स देते थे, जो रिच मैन थे, सभी के लिए ये खुला हुआ नहीं था। जिस तरह से आज है ना कि कोई भी चाहे ब्राह्मण हो चाहे वो निचले तबके का आदमी हो, हर व्यक्ति को एक वोट मिला हुआ है ना, तो वो इस एक्ट में नहीं था। इसमें था कि जो दोज पर्सन्स हु आर गिविंग प्रॉपर्टी टैक्स टू द गवर्नमेंट विल ओनली बी एलिजिबल फॉर वोटिंग राइट्स। ठीक है, तो इसके तहत दोस्तों 1937 में चुनाव हुआ, 1935 एक्ट के तहत में, और इसमें कांग्रेस की तरफ से जोर शोर से जवाहरलाल नेहरू के द्वारा चुनाव प्रचार किए गए। ठीक है, और उन्होंने ढाका से लेकर के पेशावर तक कांग्रेस का प्रचार प्रसार किया और इसका परिणाम यह हुआ कि मुस्लिम लीग का सफाया होगा। कांग्रेस जो है वो 7 राज्यों में तो उसकी खुद सरकार बनी, 2 राज्यों में उसने कोalition के साथ में बनाया दूसरी पार्टियों के साथ में। ठीक है, तो 7-2-9। इवन बंगाल में मुस्लिम लीग को कोई समर्थन नहीं मिला, दूसरी पार्टियों को कृषक प्रजा पार्टी एक थी, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी थी। ठीक है, तो उनको मिला। तो इस तरह से इससे, और 1937 में कांग्रेस को यूपी में समर्थन की जरूरत थी और कुछ लोगों का ये कहना है कि आपस में उनका समझौता हुआ था कि इन केस ऑफ शॉर्ट ऑफ मेजॉरिटी मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों सरकार बनाएगी, लेकिन कांग्रेस ने इस बात को नहीं माना और उन्होंने कहा कि नहीं, मुस्लिम लीग अवरोधक पैदा करेंगे, जो हमारा जो एग्रेरियन रिफॉर्म्स है, जो हम लैंड रिफॉर्म करना चाहते हैं, वो मुस्लिम लीग उसमें विरोध प्रकट करेंगे, सरकार ठीक ढंग से नहीं चल सकती है, और इस कारण से मुस्लिम लीग को कोalition गवर्नमेंट का हिस्सा यूपी में नहीं बनाया गया 1937 के चुनाव के बाद। ठीक है, और इसके बाद मुस्लिम लीग ने बहुत ज़्यादा कड़ा रुख अख्तियार किया। दोस्तों, इसमें फायदा क्या? करीब 27 महीने तक कांग्रेस की सरकार चली, लेकिन 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ और उसके बाद में कांग्रेस या यहाँ के किसी जनप्रतिनिधि को बिना पूछे हुए अंग्रेज सरकार ने भारत को भी पार्टी बना दिया उस युद्ध में, और करीब 15 लाख सेना, हिंदुस्तानी सेना अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए गई। तो इसका कांग्रेस ने पुरजोर विरोध किया और उन्होंने कहा कि आप हमसे पूछते, हमें क्या उसमें वर्ल्ड वार में हमें क्या लेना देना है, ये तो आप लोगों के बीच की बात है, आप हिंदुस्तानियों को क्यों मार रहे हो। और इसी प्रोटेस्ट में उन्होंने रिजाइन कर दिया। कांग्रेस की मिनिस्ट्री जो स्टेट में बनी थी 9 राज्यों में, उन्होंने रिजाइन कर दिया 1939 में, 1939। और इसको जिन्ना ने मुक्ति दिवस के रूप में जगह जगह डे ऑफ डिलीवरेंस इसको बोलते हैं, ये डे ऑफ मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। और मुस्लिम लीग की पार्टी ने क्यों मनाया? उनको समझ में आ गया कि अगर कांग्रेस सत्ता से हट गई तो अब जो है मुस्लिम लीग के लिए खुला फील्ड हो गया है, लेवलिंग फील्ड बन गया है, क्योंकि मुस्लिम लीग तो एक छोटी पार्टी बन के रह गई थी 1937 के चुनाव में। ठीक है, डे ऑफ डिलीवरेंस। ठीक है, अब 1940 में मैंने क्या बताया आपको? पाकिस्तान डिक्लेरेशन। पाकिस्तान डिक्लेरेशन उन्होंने खुल्लम खुल्ला कह दिया मुस्लिम लीग ने लाहौर के अधिवेशन में कि हम पाकिस्तान बनाएंगे। इसके पहले उनका ये एजेंडा नहीं था। और ये जो वर्ड है पाकिस्तान, इसको रहमत अली चौधरी, इसको याद रखिएगा, ये वर्ड जो पाकिस्तान है वो इन्हीं के द्वारा क्वाइन किया हुआ है। ठीक है, और ये लंदन में पढ़ते थे, स्टूडेंट थे, इन्होंने पाकिस्तान वर्ड का निर्माण किया। ये पाकिस्तान मतलब क्या होता है? पी मतलब पंजाब, ए मतलब अफगानिया, जिसको खैबर पख्तूनवा आज की तारीख में कहते हैं, और पहले नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस कहते थे। ठीक है, और के मतलब कश्मीर,
देखिए, क्योंकि कश्मीर में भी मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, और आय को तो ये तो केवल एक दूसरे को जोड़ने का वो है, अस मतलब सिंध। तो दोस्तों, ये इतने जो स्टेट हैं, पंजाब, अफगानिया, कश्मीर और सिंध, ये 4 स्टेट मिला करके जहाँ पर कि मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, उसको मिला करके पाकिस्तान वर्ड का अवधारणा किया। ठीक है, और इसका दूसरा अर्थ भी होता है उर्दू में, पाक मतलब साफ, शुद्ध। ठीक है ना? तो ऐसा देश, स्थान मतलब ऐसा देश जो कि साफ है, शुद्ध है, स्वच्छ है। आपको बता दूं कि जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था तो 21% हिंदू थे वहां पर। आज की तारीख में हिंदू मात्र रह गए हैं 1.6%। तो आप पता लगा सकते हैं कि यह जो 19% हिंदू कहाँ गए, या तो मार दिए गए, या उन्हें कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है, या वो दूसरे देश चले गए, या हिंदुस्तान चले आए होंगे, नोबडी नोज। तो इस तरह से हिंदुओं के साथ तो उन्होंने जबरदस्त कत्लेआम किया। तो पाकिस्तान हो ही नहीं सकता है शाब्दिक अर्थ में। दोस्तों, अब जो 1946 का जो चुनाव हुआ, एक तो मैंने आपको 1937 का चुनाव बताया, और दूसरा जो हुआ वो हुआ 1946 का 1946 का चुनाव, सेम 1937 जैसा। यहाँ पर मुस्लिम लीग ने जबरदस्त काम किया, माने उन्हें जबरदस्त सफलता मिली। ये टोटल जो है सीट था 482 सीट, 482 सीट्स फॉर मुस्लिम्स सेपरेट इलेक्टेड के तहत में। इसमें से कांग्रेस को मात्र 26 सीट मिला, और उसमें भी 26 में से 15 सीट जो मिला वो कहाँ मिला? नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में। और यहाँ पर कौन था हेड? अब्दुल गफ्फार खान, जिनकी पार्टी थी खुदाई खिदमतगार, और वो रेड शर्ट पहनते थे, तो लाल शर्ट, तो इसलिए रेड शर्ट पार्टी भी कहते थे इसको। और ये कांग्रेस के समर्थक थे, ये याद में रखने की चीज़ है। तो आज़ादी के समय में भी ये कांग्रेस के साथ में रहे। तो दोस्तों, यहां पर क्या देखते हैं, क्या 90% सीट जो है वो मुस्लिम लीग को चला गया। इसमें से जो मुस्लिमों के लिए जो 482 सीट था रिजर्व प्रोविंसेस में, उसमें 90% किसके पास चला गया? मुस्लिम लीग के पास में। केंद्रीय असेंबली में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिला जो मुस्लिम के लिए आरक्षित था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। जो पार्टी 1937 में एक फ्रिंज पार्टी थी, एक छोटी पार्टी थी, 1946 के चुनाव में वो कांग्रेस का टक्कर दे दिया और सफाया कर दिया मुस्लिम बेल्ट में। ऐसा क्यों हुआ? उसके 2-3 कारण थे। पहला, 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गांधी जी ने, मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो कांग्रेस ने विरोध किया था, क्या हिंदुस्तानी फौज को आप उसमें क्यों शामिल कर रहे हैं, तो मुस्लिम लीग ने इसका समर्थन किया अंग्रेज सरकार को। ठीक है, तो कांग्रेस ने विरोध किया उस समय में भी, और फिर गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया 1942 के आंदोलन में। और इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि सारे कांग्रेस के नेता जेल में ठूस दिए गए। निचले स्तर तक के जो नेता थे, ग्राउंड लेवल पर जो काम कर रहे थे, वो भी जेल में बंद थे। ठीक है, खुद जवाहरलाल नेहरू को 1942 में वो जेल में गए थे, और 1945 में उन्हें निकाला गया। मतलब 3.25 वर्ष उन्होंने जेल में, मतलब ये जो जेल का पीरियड था वो लगभग 3.5-3.5 साल था। और ऐसा अंग्रेजों ने जानबूझ के किया था। ठीक है, क्यों किया था? वो इसीलिए किया था कि कांग्रेस 1945-46 में, आपको पता होना चाहिए कि 1940-41 में यहाँ पर जो वाइसराय था उसको क्या बोलते थे? लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, उसके बाद में आया लॉर्ड वेवेल, उसके बाद में कौन आया? लॉर्ड माउंटबेटन, जिसके समय में पार्टीशन हुआ। ठीक है, जो ब्रिटिश राजघराने से ताल्लुक रखता था। ठीक है, और इसलिए जानबूझ के उसको भेजा गया था, लॉर्ड माउंटबेटन को। तो कांग्रेस में जो बहुत सारे नेताओं को बहुत लंबे लंबे दिनों तक क्यों रखा गया, और खास करके जवाहरलाल नेहरू को क्यों रखा गया? इसीलिए रखा गया ताकि मुस्लिम लीग को मजबूत किया जा सके। क्योंकि अंग्रेज 1945-46 में इस निष्कर्ष पर पहुंच गए। और अभी अगर आप
एक इतिहासकार हैं डॉक्टर, ये पाकिस्तानी हिस्टोरियन हैं इश्तियाक खान, और जो स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, आप यूट्यूब में देख सकते हैं इनका कहना है कि अंग्रेज़ों को पहले 1940-41 तक तो ये आभास था कि वो 30 वर्ष तक शासन करेंगे, माने 1943 की बात कर रहे हैं कि लगभग 1973 तक तो हम रहेंगे यहाँ। लेकिन जब वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ, हालांकि अंग्रेज जीत गए थे, ठीक है, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। वो अमेरिका के रहमो करम पर आ गए थे, वो अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने की स्थिति में नहीं थे, ठीक है। ऐसी स्थिति में उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब जो है 1945 में ही कि अब जो है ना देश में हिंदुस्तान में हम ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते हैं, ठीक है। और इसीलिए उन्होंने निर्णय किया कि देश को, हिंदुस्तान को हमें आज़ाद करना चाहिए। अब इश्तियाक अहमद खान का ये थ्योरी है जो उन्होंने ज़बरदस्त लिखा है कि उस समय में जब ये निर्णय ब्रिटेन के द्वारा किया जा चुका कि हमें हिंदुस्तान को छोड़ना है, तो अपने राष्ट्रीय हित के लिए उन्होंने निर्णय किया। खास करके उनके मिलिट्री कमांडर थे मोंटगोमरी, जो सेकेंड वर्ल्ड वार में साउथ ईस्ट एशिया के कमांडर इन चीफ थे ब्रिटेन की तरफ से, एलिट फोर्स की तरफ से, और दो सेनापति, उन लोगों ने निर्णय लिया कि ब्रिटेन का हित कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। और उन्होंने कहा कि एक इस्लामिक राज्य पश्चिम में, मतलब पश्चिम पाकिस्तान जो आज देख रहे हैं आप, वहाँ पर बनाना जरूरी है। क्यों कि हिंदुस्तान में जो कांग्रेस का जो हुकूमत होगा, उसमें कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में और दूसरे कांग्रेसी के नेतृत्व में समाजवाद की बात की जा रही है, ठीक है। तो हो सकता है कि जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो रूस के साथ या उसके नज़दीक में ना पहुँच जाए, तो उससे जो हमारा जो अरबियन सी में और ख़ास करके मिडिल ईस्ट में जो हमारा जो हित है, जो आर्थिक हित है, खास करके उनके बहुत सारे तेल के कारखाने थे, वहाँ पर कुठाराघात होगा, ठीक है। और 1830 ईस्वी से ही ग्रेट गेम पॉलिसी ब्रिटेन खेलता रहा है। जब आपको ब्रिटेन की फॉरेन पॉलिसी किसी दिन हम बताएंगे तो आपको बताएंगे कि ग्रेट गेम क्या होता है। दोस्तों, आज के लिए मैं इतना ही बता देता हूँ कि ग्रेट गेम का मतलब था ब्रिटेन का कि वो सोवियत यूनियन को या उसकी बढ़ती ताकत को रोकने के लिए वो उनके चारों तरफ घेरा डालना चाह रहा है। और आपने देखा होगा कि 1849 में पंजाब सूबा मिलाने का और रावलपिंडी में पंजाब का जो फोर्स का जो स्टेशनिंग था वो उन्होंने रावलपिंडी में किया हुआ था, जो कि अफगानिस्तान से एकदम नज़दीक में है। अगर आप नक्शे पर देखेंगे तो उसका मकसद ये था कि किसी तरह से सोवियत यूनियन के प्रभाव को आगे बढ़ने नहीं दिया जाए, ठीक है। तो इसीलिए ये ग्रेट गेम फार्मूला उन्होंने 1830-35 से ही चालू कर दिया था। भले हिंदुस्तान गुलाम था, लेकिन उनकी निगाह सोवियत यूनियन पर थी। दोस्तों, दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट यह था कि अंग्रेज चाहते थे कि एक ऐसा राज्य बनाया जाए पाकिस्तान नाम का, जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी हो, जो कि ब्रिटेन पर डिपेंडेंट रहे और वो अपने हित को संवर्धन अरब सागर में कर सकें, और मैन पावर में या फ्लाइंग फैसिलिटी में, कराची जो उनका बंदरगाह हवाई अड्डा था, तो वहाँ पर सारी सुविधाएं उन्हें मिल सके। ये सारे पॉइंट्स इश्तियाक अहमद के द्वारा बताए गए हैं। और ये जो पॉलिसी जो अख्तियार किया था, और ये कुछ सच्चाई भी है। और सच्चाई क्या है कि आपने जवाहरलाल नेहरू को सबसे ज़्यादा जेल में क्यों रखा? उसका रीज़न था कि जब तक जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के बाद में, अगर आप देखें, गांधी जी के बाद में अगर सबसे पॉपुलर लीडर था तो कौन था उस समय में? जवाहरलाल नेहरू, जिसकी कि हर जमात में बहुत ज़्यादा लोकप्रियता थी, ठीक है, जिसका दबदबा पेशावर से लेकर के ढाका तक था। और उन्होंने ये बात 1937 के चुनाव में सिद्ध भी कर दिया था, ठीक है। जो हिंदू और मुसलमान, महिलाओं, पुरुष, बच्चे, जवान सब में लोकप्रिय थे और यूथफुल भी थे। वो 16-16 घंटा काम कर सकते थे,
उनको बंद इसलिए किया गया ताकि मुस्लिम लीग का राइज हो सके। अब जैसे कि आप कह सकते हैं कि कांग्रेस में और कोई नहीं था क्या कि सरदार पटेल नहीं था क्या? कह सकता है कोई भी, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सरदार पटेल का उनका जो पॉपुलैरिटी था, जो उनका जो मास फॉलोइंग था, वो बॉम्बे प्रांत तक सीमित था। बॉम्बे प्रांत उस समय क्या था? महाराष्ट्र और गुजरात का एक प्रांत था, दोनों मिला हुआ था। और उसमें भी जो फार्मर कम्युनिटी था, किसान, वो उनके सबसे बड़े समर्थक थे। लेकिन उनका कोई अपील ढाका में नहीं था। जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू का या गांधी जी का अपील ढाका तक में था, या पेशावर में था, या सिंध या बलूचिस्तान में था, वो अपील कांग्रेस के दूसरे नेता के पास में नहीं था। ठीक है, तो इसीलिए उसको जेल में रखना जरूरी था अंग्रेजों के द्वारा, ताकि मुस्लिम लीग का राइज हो और मुसलमानों में वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर हो। और यही कारण है कि 1946 का जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस को सेंट्रल असेंबली में एक सीट नहीं मिला, जहां पर कि मुसलमान पृथक निर्वाचन मंडल का मेंबर जो लोग मेंबर थे। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है वो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगले दिन हम बताएंगे कि कांग्रेस ने किस मजबूरी के तहत में, कभी मौका मिलेगा, कि पार्टीशन का प्लान जो माउंटबेटन का 3 जून का था, उस पर क्यों दस्तखत किया। जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल या कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता ये क्यों मजबूर हुए दस्तखत करने के लिए, उसके बारे में किसी दिन हम डिटेल में व्याख्या करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है या आपको पसंद आया है तो आप ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और अधिक